नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली ये लास्ट वीडियो है एनवायरनमेंट का। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आपके परीक्षा में जो पर्यावरण है वहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन आता है 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और आज के बाद गलती नहीं होगा ना। तो आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके बीच में ये जो बिहार दरोगा के लिए क्विक रिवीजन सीरीज में लेके आया हूँ, तो ये पहला जो सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद बाकी सेक्शन स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, और ये मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये जो शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। पहले मैं आपको PYQ जो करवा रहा हूँ आप यहाँ पे देख लो। मैं चैप्टर यहाँ तक मैं पूरा कर दिया हूँ, अब आज जो है ना इस चैप्टर से आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है, देखो इसका कंप्लीट जो बुकलेट है आपको पेड बैच में मिलता है, मैं बता चुका हूँ, है ना। जो लोग ज्वाइन किए हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको लगता है कि मुझे सारे कंटेंट एक जगह चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी मात्र 599 है। ठीक है, तो सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। चलिए तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का पहला, चूँकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है ना। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव एक जो है ना प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस तापमान की वृद्धि करने में मदद करती है। पूछता है क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछा जाए तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इन ग्रह मतलब कि इन ग्रीन हाउस गैसों में जो है ना जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो प्रश्न सीधा सा प्रश्न पूछा था, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है तो कार्बन डाइऑक्साइड से। मैंने आपको बोला ना अभी कि ग्रीन हाउस गैस में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य होता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन पूछता है। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा निम्न में या फिर निम्न के ये ऑक्साइडों के कारण होती है, बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन टिक कर रहे हो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। आंसर क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे सर सल्फर और नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये क्या होता है कि वर्षा जल में घुल जाता है और वर्षा जल को अम्लीय बना देता है। और जैसे हम लोग आप सबको पता है कि अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो अम्लीय वर्षा की समस्या नॉर्वे हो गया। प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से देश इससे प्रभावित ज़्यादा होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नॉर्वे हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, है ना। जहाँ पे औद्योगिक सबसे ज़्यादा है, इंडस्ट्री एरिया सबसे ज़्यादा है, उस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि आज हम लोग पूरा करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट में लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो इस बार क्या बोल दिया है, सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो लोग आंसर ए टिक कर रहे हो, देखो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखो पृथ्वी पर जीवन मतलब कि हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये सब सही है, आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। पहला दूसरा ऑप्शन में है कि हरित गृह प्रभाव एकक प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कह रहा है कि हरित गृह गैसों का जो है ज़्यादा उत्सर्जन एक जो है क्या है प्राकृतिक प्रक्रम है, ये भी सही है। और अगला जो आप देख पा रहे हो, हरित गृह जो है गैसों का जो है वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को क्या करता है, बढ़ाता है, तो ये सब सही था, बाकी ये गलत था। तो आंसर पहला वाला ही क्या है होगा सही। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन सी गैस आप देखो जिम्मेदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, हाँ जो लोग आंसर डी टिक कर रहे हो, मैंने अभी आपको बोला ना ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है, अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से क्या होगा, अम्लीय होगा। और इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है, गंधक का तेजाब बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना आपको, अम्ल वर्षा दो प्रकार से आते हैं। पहला आप सबको मैं बता दूँ, ये प्रश्न पूछता है SO2, है ना, और दूसरा जो है ना NO2। वे प्रारंभिक रूप से जो है कारखाने की चिमनियों, बसों, स्वचालित वाहनों के जलाने से क्या करता है, ये उत्पन्न होता है ना, मतलब कि उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, और यही कारण होता है अम्लीय वर्षा का।
ठीक है। तो भारत में भी अम्लीय वर्षा किस क्षेत्र में होगा? जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री होगी, है ना, ये जहाँ पे वाहन ज़्यादा चलेंगे। तो प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है तो गलती मत करिएगा, क्वेश्चन आना ही है, कंफर्म है। और जो बता रहा हूँ ये सीरीज पूरा कर लो, मैं कह रहा हूँ ना, आप दूसरे से बेहतर रहोगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताओ। हाँ, जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, बी बिल्कुल सही है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग से, देखो ये करंट अफेयर्स में मैं क्वेश्चन करवा दिया था ऑलरेडी, प्रश्न पूछा गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जैसे UNFCCC से जुड़ा एक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में कब, तो ये प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखिएगा। जापान के क्योटो में 1997 ईस्वी में इसे अपनाया गया था और 2005 ईस्वी से प्रभाव में ये आया था, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, ये क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। करंट अफेयर्स में डिटेल में और मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन है। और देखो ये जो ऑलरेडी बुकलेट दिया हूँ ना, लास्ट में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मैं कर दिया हूँ। तो ऑलरेडी मैं बुकलेट दे दिया हूँ, उसका प्रिंट आउट करवा लेना सभी लोग और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ। तो बस हो गया काम खत्म। तो आप कहेंगे सर ग्लोबल वार्मिंग से, देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। तो प्रश्न पूछता है यहाँ से, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक, मैंने आपको बोला ना कि ये क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होगा, वातावरण में मौजूद कुछ गैसों वातावरण के तापमान की अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल होता है। तो कई बार पूछे थे कि इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं बार बार कर रहा हूँ, इस ये जो बुकलेट है प्रिंट आउट करवा लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया हूँ यार, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आज के बाद, कोई भी सेक्शन हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। देखो आगे क्वेश्चन, कौन कौन से गैस इसमें जिम्मेदार होंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कई बार देगा, ये शब्द कई बार ग्लोबल वार्मिंग नहीं देके वैश्विक तापमान देगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग बोले या वैश्विक तापमान बोले, तो ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और उसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन है, ये आपको मैं बता चुका हूँ अभी कुछ देर पहले, है ना। और इसका कारण ग्रीन हाउस गैस है, जिनमें प्रमुख रूप से जलवाष्प, ध्यान रखना यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्या है भाई, मुख्य रूप से जो है ना जलवाष्प, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, बस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आप लोग का। ओजोन क्षरण, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, ओजोन क्षरण आदि इसमें है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सर्वाधिक जिम्मेदार है, ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? अब ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे और मैं करने भी नहीं दूंगा एग्जाम में, मैं इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया अलग अलग बिहार के एग्जाम में। इन्वायरमेंट से देखो कितना क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अभी मैं आपको बोला हूं ना, जिसके अंतर्गत आने वाली गैस से वातावरण के ताप में वृद्धि कर देती है, वातावरण, है ना, वातावरण के तापमान में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। और इन ग्रीन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल है। तो विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये भी ध्यान रखना, चीन द्वारा किया जाता है, चीन द्वारा। और भारत इसके उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तो ये भी पूछ लेता है ग्रीन हाउस गैस में, तो चौथे नंबर पे है। प्रथम नंबर पे कौन है? तो भाई चीन है। तो इसलिए मैं बोला कि एक्सप्लेनेशन देखिए जो करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य, अभी मैं बोला हूँ किससे होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग से होगा। अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए इस तरीके से तो, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो किसकी मात्रा कम करेगा? ऑप्शन में है, देख लो भाई। तो आप कहेंगे सर आपने बोला ना कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना, देख रहे हैं ना भाई। तो क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। तो देखो तापमान नियंत्रण के संबंध में दिसंबर 1997 में मैंने बोला ना अभी, तो दिसंबर 1900, ये डेट भी ध्यान रखना, दिसंबर, अभी ये चर्चा में है तो पूछेगा, कंफर्म है क्वेश्चन। तो दिसंबर 1997 में क्योटो में हुए पृथ्वी 5 सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है ना, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन माइंड में रखिएगा। और 16 फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू, अच्छा आपसे पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब किया गया था, हालांकि अभी कुछ देर पहले मैं आपको बोला था, तो ये 16 फरवरी 2005 में, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? अब देखो यहाँ पे शब्द है नहीं है,
पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा। बिल्कुल SO2 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए भाई, SO2 गैस जो है ना, भूमंडलीय उष्मीकरण या उष्मीकरण का कारण नहीं है। भूमंडलीय उष्मीकरण पृथ्वी की सतह के पास औसत तापमान बढ़ने की घटना है। नाम से ही पता चल रहा होगा, पृथ्वी है ना, यहाँ पे जो कि भूमंडलीय उष्मीकरण से नाम से ही पता चल रहा होगा कि भूमंडलीय उष्मीकरण पृथ्वी की सतह के पास औसतन जो तापमान है ना, ये बढ़ जाता है वहाँ पे, तब हम लोग कहते हैं कि उष्मीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण हुआ है, ठीक है ना। और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार जो संघटक है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये पूछता है क्वेश्चन, बस ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी गैस की जो है वजह से अम्ल वर्षा होता है? लो आगे क्वेश्चन बताइए। हाँ, जो लोग सी टिक कर रहे हो भाई, अम्ल वर्षा किस में होगा? देखो आ गया ना, SO2 और NO2। अभी मैं बता ना कि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। तो प्रश्न पूछता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 और NO2, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में मिलकर बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है, डाइस व प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है बता दीजिए। तो आपके अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आपके ऑप्शन में है। देखो अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी है, प्रोपेन भी है, आप यहाँ पे देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे मीथेन है ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ऑलरेडी है, तो आंसर क्या टिक करोगे? बी करोगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन प्रमुख ग्रीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ध्यान रखना, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये दोनों पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है? तो यह जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अन्य भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, N2O है, माफी चाहता हूँ। उसके बाद ओजोन गैस, आप O3 आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये प्रश्न पूछता है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो है, जलवाष्प है, तो ये सब भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, इसमें महत्वपूर्ण है, ये कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मैं पुनः कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपके जो बुकलेट है लिख दिया हूँ डिटेल में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशा करते हैं अब जो ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे, कभी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? लो आ गया क्वेश्चन, बता दो। तो आप कहेंगे सर मेन गैस कौन सा है? मैंने बोला ना CO2 और कौन सा? मीथेन गैस। पूछता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हिमखंडों को पिघलने का कारण क्या है? भाई हिमखंड जो पिघलते हैं उसका मुख्य कारण क्या है, बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जा सकते हैं आपसे कि ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो आपने बोल दिया कि भाई CO2 से होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो कारण है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं जो बुकलेट है उसमें बता दूँ। तो वन के कटाई से होगा, वाहन के अगर उपयोग ज़्यादा करेंगे उससे होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा, औद्योगिक विकास जिस क्षेत्र में होगा तो उसमें भी होता है, कृषि भी जहाँ पे है तो वहाँ पे भी होता है, जनसंख्या वृद्धि होगा तो उसमें भी होगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारण अगर पूछा जाए तो ज्वालामुखी होगा, जलवाष्प होगा, है ना, वन का जलना होगा, वन का कटाई कर रहे हो तो वहाँ भी होगा, है ना, कटाई नहीं होगा, वन का जलना होगा, और मेल्टिंग प्रोमोफोस्ट जो होता है ना उसमें भी होता है। तो ये सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो हिमखंड की बात कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है आंसर मतलब कि भूमंडलीय ताप वृद्धि से होता है ना। तो आंसर क्या होगा भाई? सी होगा। आपके सर इतने फास्ट में क्यों करवा रहे हैं भाई? आप ही लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा फास्ट करवाइए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है कौन सा है? ठीक है, तो बिल्कुल जो लोग ए टिक कर रहे हो, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं प्रभावित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? अभी आपने देखा होगा ताजमहल में जो सफ़ेदी लगातार कम हो रहे हैं, क्या प्रमुख कारण है? तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, अम्ल वर्षा होता है उस क्षेत्र में, दिल्ली वाला क्षेत्र में आप सबको पता है, यूपी का कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो ताजमहल के सफ़ेदी कम होने का कारण अम्लीय वर्षा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हम लोगों का, कौन सा है सर? तो चैप्टर का नाम है वन जीव संरक्षण एवं प्रबंधन, ध्यान रख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। देखो इस चैप्टर का नाम है वन जीव संरक्षण एवं प्रबंधन, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, है ना। बताइए, हाँ जो लोग आंसर टिक कर रहे हो सी, है ना, क्योंकि लाल किताब आंकड़ों या फिर आंकड़े उपलब्ध करवाती है कि भाई विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं को, है ना। अब थोड़ा सा इसके पीछे का मैं कहानी बताता हूँ। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्न पूछता है कि रेड डाटा बुक जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लाल किताब आंकड़े, रेड डाटा बुक
ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जो है ना इस बुक का कल्पना जो है किसने की थी, प्रश्न पूछता है। तो एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ भाई, इसका नाम है रेड डाटा बुक। इसकी संकल्पना जो है ना सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में किसने किया था, तो इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना पीटर स्कॉट। इसका नाम था पूरा नाम सर पीटर स्कॉट, है ना। सर सॉरी बीच में, हाँ मैं ये बता रहा था कि रेड डाटा बुक की संकल्पना जो है किसने किया था 1963 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखना एक व्यक्ति का नाम है, इसका नाम है क्या बताया था, सर, हाँ सर पीटर स्कॉट। पीटर स्कॉट आप ध्यान रखना, सर पीटर स्कॉट इसका जो है नाम था। ठीक है, प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की संकल्पना की थी। देखिए रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई आखिर रेड डाटा बुक क्या है। तो देखो रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त, मतलब कि विलुप्त का मतलब ये विलुप्त नहीं देगा, संकट ग्रस्त देता है एग्जाम हॉल में, एग्जाम के पेपर में। तो संकट ग्रस्त होने के कगार पर है ना, विलुप्त होने के कगार पर है, उसी जो है पशु पक्षी और या पेड़ पौधों को रखा जाता है रेड डाटा बुक में। क्लियर हो गया, आज के बाद गलत नहीं करोगे। ठीक है, और देखो इन्हें 3 श्रेणी में जो है विभाजित किया गया है ना, इन्हें 3 श्रेणियों में। पहला विलुप्त, अच्छा कौन सा 3 श्रेणी है, तो भाई एक तो विलुप्त हो गया जिससे हम लोग संकट ग्रस्त करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ऐसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो विलुप्त होगा, यहाँ पे जो मतलब पूरे तरीके से है ही नहीं, तो है ना, तो विलुप्त होगा पहला। दूसरा जो होता है ये संकट, है ना, संकट ये पूरा कौ है, संकट ग्रस्त होता है ना, जो विलुप्त होने के कगार पर है ना। और तीसरा होता है कम जोखिम, कम जोखिम। इसे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि बता दो कि रेड डाटा बुक का जो है विश्व में प्रथम बार जो प्रकाशन हुआ था, अगर प्रथम बार पूछा जाए, संकल्पना प्रथम बार ये किया था पीटर स्कॉट ने 1963 में, लेकिन प्रकाशन जो किया गया था एक कमिटी था, है ना, जिसका नाम था IUCN। यहाँ पे लिख देता हूँ IUCN, जरूर नाम सुना होगा, IUCN ज्वाइंट नेचुरल कंजर्वेशन कमिटी, है ना। इन्होंने क्या किया था, इस बुक को, रेड डाटा बुक को प्रथम बार जो प्रकाशन किया था 1964 ईस्वी में। बस इतना काम, इतना चीज ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है मेरे भाई, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है ना। अब वो उस समय जो न्यूज़ में था, चूंकि ये बिहार पुलिस दरोगा में पूछा गया था, आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, महुआ हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछता है, तो बिल्कुल जो लोग 1988 टिक किए हो बिल्कुल सही है, और ये भी ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखो भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में, कब, 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ, जिसको 1952 में, कब, तो 1952 ईस्वी में, 1952 तथा 1988, एक ध्यान रखिएगा, 1952 व 1988 ईस्वी में संशोधन किया गया, है ना। और 1988 ईस्वी की संशोधन नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास पर जोर देता है। तो प्रश्न पूछता है, ये वाला 1988 वाला पूछता है, तो पूछेगा अगला क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कौन सा वन नीति वनों को सुरक्षा, संरक्षण और विकास पर जोर देता है। तो ध्यान रखना 1952 भी देगा, तो 1952 मत टिक करना, 1988 वाला टिक करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये चीज़ें हर कोई नहीं बताएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि जो है परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक किए हैं, सी इज द राइट आंसर, सही है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, जीन बैंक राइट आंसर हो जाएगा, जीन बैंक। ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित था किससे भाई, लो आ गया, बहुत पूछता है क्वेश्चन, भर भर के पूछता है। बिल्कुल ये वृक्षों के जंगल में काटने को या फिर काटने से रोकने, है ना, वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है आपके पेपर में, प्रश्न बन सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये तो भाई आपने बना लिया।
और यह आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखो भाई ये उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में। तो यह आंदोलन वर्ष कब? 1976 में, 76 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला, अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में आ जाता है, तो वहीं पे शुरू हुआ था। सॉरी, उस समय माफ़ी चाहता हूँ, अभी तो उत्तराखंड में है चमोली, लेकिन उस समय जब 1976 में चिपको आंदोलन हुआ था तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, आप सबको पता ही होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे हुआ ये था कि लकड़ी के ठेकेदार ने पेड़ को काटने शुरू किया, पेड़ का काटना शुरू किया। लकड़ी नहीं, लकड़ी बेचने वाले जो ठेकेदार होते हैं ना, तो जंगल को जाहिर सी बात है काटना शुरू करेगा तो पेड़ कटेगा। तो एक व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, उस व्यक्ति का नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, और दूसरा व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा को तो सब जानता है, लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट ऑप्शन में देता है तो आप परेशान हो जाते हो। तो दोनों व्यक्ति था, तो चंडी प्रसाद, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। तो आज के बाद नहीं गलती करिएगा, चिपको आंदोलन कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। कौन किया था? तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, बहुगुणा। तो ये दोनों व्यक्ति का नाम कभी, हालांकि ज़्यादातर सुंदरलाल बहुगुणा ही देगा, इनमें से कौन जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है तो सुंदरलाल बहुगुणा ही देता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में रहे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये दोनों टिक करना, एक ऑप्शन जाहिर सी बात रहेगा उसमें इनमें से दोनों। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है और आपको आंसर भी ऐसा ही टिक करना है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला आपके सामने। देखो PYQ मैं जो करवा रहा हूँ ना टॉपिक वाइज, भाई एक ही मोटिव है कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, और करवा भी रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आएगा, उसके बाहर तो क्वेश्चन जाना नहीं है ना। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया है वह है। लो आ गया क्वेश्चन, बताइए। हाँ, जो लोग BT की है 1972, बिल्कुल सही है। देखिए भारत में पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए, दोनों चीज ध्यान रखना, पौधों एवं जानवरों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अब एक प्रश्न और पूछता है कि यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू है, इनमें 66 धारा है, ये पूछे जा सकते हैं। तो 66 धारा है फ्रेंड्स, और 6 अनुसूची है, अनुसूचियां है। प्रश्न पूछता है, गलती मत करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। टोडो क्या है भाई, बता सकते हो? टोडो, हाँ, जो लोग CT किए हो, ये विलुप्त पक्षी है टोडो। टोडो हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप का जो है ना एक स्थानीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेफस कुकुलेटस है। पूरा नहीं ध्यान रखना है क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में ही विलुप्त हो गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन का आरंभ जो है ना, थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा, आरंभ होगा, शुरुआत हुआ था, तो बिल्कुल ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये पूछता है तो चिपको आंदोलन यहाँ से पूछता है, उत्तर प्रदेश के चमोली में उस समय था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड उसमें चला गया है ना। और सुंदरलाल बहुगुणा और भट्ट साहब को तो आप जानते ही हैं, अभी मैं आपको बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो मैंने कल का वीडियो में बताया था, है ना, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है, यह संबंधित है। तो 128 का क्या होगा? ए हो जाएगा, कावेरी नदी से, ठीक है ना, कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई, कावेरी नदी में पाया जाने वाला जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्त के कगार पर होने का कारण सुर्खियों में रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति खतरे में नहीं है? कौन से प्रजाति खतरे में नहीं है? तो डी हो जाएगा, भारतीय तोता, ये नहीं है, बाकी ये सब है। चलो अगला चैप्टर है फ्रेंड्स आप लोगों का प्राकृतिक ऊर्जा, नेचुरल एनर्जी से क्वेश्चन जो है ना पूछता है, बहुत पूछता है। आइए देखते हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि संसाधन जो वर्षा के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है उसे हम लोग क्या करते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय कहते हैं। देखो वे संसाधन, लाइन को समझिएगा, ये ऑलरेडी बिहार दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो संसाधन जो वर्षा के उपभोग में समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं,
अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या है सर? तो वे संसाधन जो वर्षा के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप कहिएगा सर उसका एग्जाम्पल दे दीजिए 2-4। ठीक है, तो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, है ना, डीजल हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। बस इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? 2024 में कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था। तो भाई हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना, ये कि PYQs में है तो हम छोड़ देते, तो आप बोलते कि सर आपने छोड़ दिया। तो ये राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्षय मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। बहुत पूछता है, मैं क्या बोल रहा हूँ? नवीकरणीय ऊर्जा। अब बता दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, सूर्य का प्रकाश क्या है? आप कहेंगे सर यह नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है ना, प्रश्न पूछता है। देखिए, जिनका उपयोग होने पर भी अनवरत, मतलब कि आप मतलब कि मल्टीपल टाइम कर रहे हो आप, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होता है नहीं होता है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है ना। या फिर ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत है जो प्राकृतिक रूप से जल्दी और निरंतर रूप से पुनः भर जाते हो, या फिर प्राकृतिक रूप से होता है। खासतौर पे सूर्य का प्रकाश हो गया, या फिर सूरज की रोशनी हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, जल विद्युत हो गया, भूतापीय हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, और यहीं पे आपसे पूछ लेगा कि गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? तो वे ऊर्जा जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, है ना, मतलब ऑयल जितने भी होता है, प्राकृतिक गैस हो गया, नाभिकीय ईंधन हो गया, ये सब का सब्सटेंस ना अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है। तो आशा करते हैं आज के बाद क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है यहाँ से। तो नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा में आप अंतर और इसका एग्जाम्पल आराम से दे पाओगे। ठीक है, टिकाऊपन क्या होता है? तो वो कभी समाप्त नहीं होता है, ये आपने देखा ही है ना, मतलब कि लंबे समय तक चलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? देखो शब्द क्या बोल दिया? अपरंपरागत ऊर्जा, है ना। तो आंसर क्या होगा? 133 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, सौर लालटेन। ठीक है, देखो भाई, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या जिसे हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, इनका ऊर्जा के जो अक्षय स्रोत है ये, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, ज्वालीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सौर लालटेन हो गया। ठीक है, मिट्टी का तेल लैंप, मोमबत्ती और टॉर्च, ये परंपरागत ऊर्जा में आता है, अपरंपरागत में नहीं आता है। ठीक है ना, तो गलती मत करिएगा, सौर लालटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अब नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा तो आपने समझ लिया, अभी मैं आपको बता दिया हूँ, तो आंसर आप दे दीजिएगा आराम से। कौन सा होगा? कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गलती मत करिएगा। तो कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अनवीकरणीय या देखो कई बार अनवीकरणीय देगा या फिर गैर नवीकरणीय देगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, डिटेल में मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर? आप देखो क्या शब्द दे दिया है, गैर, वही चीज़ है अनवीकरणीय है, और अब शब्द बदल दिया है, गैर कर दिया है, गैर नवीकरणीय, गैर पारंपरिक, अच्छा गैर पारंपरिक ऊर्जा कर दिया, तो दोनों एक ही शब्द है। क्या आंसर होगा इसका, बता सकते हो? 35 का बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग बी टिक किए हो, सॉरी फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे शब्द एक दिया है गैर पारंपरिक ऊर्जा, माफी चाहता हूँ, ये अनवीकरणीय और अच्छा 2 शब्द मैंने बोला था, अनवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, वो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है ना, तो ये वायु इसका हो जाएगा, है ना। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं ना, इसी कैटेगरी में आता है ये। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो जीवाश्म ईंधन व नाभिक ईंधनों पर आधारित नहीं होते हैं, वे ऊर्जा को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसमें पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इसमें आता है। कोयला, पेट्रोल, तेल आदि परंपरागत ऊर्जा में आता है, तो ये गैर परंपरागत है, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा का बात कर रहा है ये नवीकरणीय ऊर्जा का बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो शब्द थोड़ा सा उटपटांग है, आपको लगेगा कि ये अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, नहीं, ये गैर नवीकरणीय है, मतलब कि गैर पारंपरिक ऊर्जा है, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा है ये। तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा बोले या नवीकरणीय ऊर्जा बोले, एक ही है। देखो शब्द थोड़ा सा पकड़ना है, और यही तो गलती करवाता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक किए हो तमिलनाडु, वहाँ पे करेगा। तमिलनाडु कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है ना, तो यहीं पे होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन बायोम ऊर्जा का उदाहरण नहीं है 137 का। तो सी परमाणु ऊर्जा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन एक जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो क्या देखो यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो वही पवन ऊर्जा हो जाएगा ना। देखो अभी बोल रहा हूँ ना, वायु पवन। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा है ना, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये पूछ रहा है। अब थोड़ा सा शब्द बदल दिया है, तो जैव मात्रा नहीं होगा, मृदा नहीं होगा, बाकी क्या कौन हो जाएगा, लकड़ी होगा, गोबर होगा, कोयला होगा, लेकिन ये मृदा नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है हम लोगों का पर्यावरण, मतलब कि इन्वायरमेंट मिसलेनियस, जहाँ से क्वेश्चन पर्यावरण विविध से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके सारे क्वेश्चन है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताइए। बिल्कुल इसका जो है प्लास्टिक के थैले, ये नहीं है, बाकी ये सब का सब है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो जीवाणुओं या कवकों द्वारा अपघटित हो सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कागज, गोबर, धान की भूसी, ये सब है। और प्लास्टिक के थैले ये अजैव है, क्या है, अजैव है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होते। ऐसे ध्यान रखना, जो प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाएगा ना, उसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, बताइए, उसे हम लोग कहेंगे जैव निम्नीकरण। और जो प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होंगे वो अजैव होंगे, है ना। इसमें अजैव में कौन आ जाएगा, रबर हो जाएगा, कांच होगा, शीशा नहीं होगा, प्लास्टिक, नाइलॉन, ये सब अजैव में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, उम्मीद करते बस इतना से ध्यान रखना यार, यहीं से काम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी, बताओ। बिल्कुल, जो लोग टिक कर रहे हो यहाँ पे डी देहरादून में हुआ था, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। देखो फ्रेंड्स, ये तो आपने देख ही लिया। और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये देहरादून में ही है। 1878 में हुआ था इसका स्थापना। E20 क्या है भाई, तो भाई देखो E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, किधर ये हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, बताओ, कौन जोड़ा है भाई, ये जोड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पे मेघा पाटेकर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रवर्तक मेघा पाटेकर है, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले के खिलाफ यह आंदोलन चलाया था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये दरोगा में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। ठीक, बता सकते हैं कितने लोग, बिल्कुल बी टिक इसका राइट आंसर होगा। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो आप इसका जवाब दिए होंगे, हमको पता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो है ना, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, एक सिंग वाला राइनो जिसे हम लोग गेंडा कहते हैं, किस राज्य में पाया जाता है। तो देखो भाई पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में इसका बहुत सुंदरबन डेल्टा में ही देखा जाता है ना, तो आप इसके बारे में जानते हैं। सॉरी, एक सिंग वाला, माफी चाहता हूँ, गेंडा के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स। असम का जो टाइगर रिजर्व है ना, मैंने बोला था ना कल के वीडियो में, उसमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो माइंड में रखिएगा, मानस टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ पे। तो असम की जो असम में 4 संरक्षित क्षेत्र है। एक तो आप लोगों को पता है पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क में यही एक सिंग वाला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मानस में भी मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है, तो इसमें लगभग 2640 गेंडे हैं, ये सब मिला के एक सिंग वाले गेंडा। प्रश्न पूछता है कि एक सिंग वाले गेंडा को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में, मतलब कि विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सा कृषि विद्या इको फ्रेंडली है। 147 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल, जो लोग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 148, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकृत संसाधन नहीं है। तो भाई लो वयस्क नहीं होगा, बाकी रिसाइकल कर सकते हो, बाकी को अच्छा क्वेश्चन है ना।
अगले क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है। देखो अनिम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय शब्द दे दिया, तो ध्यान रखना क्वेश्चन को सही से। कागज, आगे बढ़ जाते हैं। नागोया प्रोटोकॉल कब जो है प्रभावी हुआ था, तो आंसर क्या होगा, नागोया, बिल्कुल ठीक, 2014 में। तो फ्रेंड्स, जो जितने भी PYQs था मैं करवा दिया हूँ आप लोगों को बहुत कायदे से। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी का, तो भाई यार अच्छे से देख लेना, बहुत डिटेल में लिख दिया हूँ, मल्टीपल टाइम रिविजन करना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब देखो आप लोग का अब काम ये है कि देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स दिया हूँ इसी बुकलेट में, ठीक है ना, इसी बुकलेट में शॉर्ट नोट्स दिया हूँ, आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो पर्यावरण से संबंधित मुख्य बातें, पर्यावरण क्या है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देख सकते हो सारी चीज़ें लिख दिया हूँ। पर्यावरण के जो संघटक है कौन कौन से, भौतिक, जैविक, ऊर्जा, ये कौन सा है आप लोग बोलिएगा तो इसका मैं भी मास्टर वीडियो एक दे दूंगा, है ना। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन बहुत पूछा है, पहले बार कब हुआ था, अभी हाल फिलहाल में, चूंकि अपडेटेड नोट्स है, देख लेना। एजेंडा 21 समझौता का उद्देश्य क्या था, एक बार देख लेना सरसरी निगाहों से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अलग अलग जो अधिनियम है यार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, और इसका उद्देश्य क्या था इस अधिनियम का, ये भी पूछता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यहाँ पे आप देख सकते हो 1986 से बहुत प्रश्न पूछता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया हूँ, इसका आर्टिकल भी ध्यान में रख लेना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किया था इसकी स्थापना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कर दिया हूँ। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुआ था और ये अधिनियम मैं मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन, है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था, है ना, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये ध्यान रखना, ठीक, बस काम खत्म वहाँ से। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखो पहले तो आपको यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जैविक घटक क्या होता है ना, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपघटक क्या होता है, देखो सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पे अजैविक अपघटक क्या है, यहाँ पे मैं सब कुछ लिखता हूँ, अभी आपने देखा होगा अगर ये पूरा सीरीज देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर दिया हूँ। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खाद्य जाल क्या होता है, पोषण स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितने प्रकार का होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो ये सब आपको क्या करना है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है मेरे भाई, यहाँ से प्रश्न पूछता है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड से प्रश्न आता है बहुत, है ना। भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये खासतौर जैव विविधता वाला जो हिमालय वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडालैंड है, कल आपका वीडियो में आपने देखा होगा, है ना, मैंने PYQs करवाया था। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर वही मेंशन किया हुआ है ना। प्रोजेक्ट चीता इंपॉर्टेंट है, भारत में जो है भारत के पक्षी विहार को एक बार देख लेना है सरसरी निगाहों से, भारत के बाघ अभ्यारण्य को देख लेना है, ये सारे की पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद रामसर सम्मेलन कब हुआ था, है ना, कितने टोटल रामसर स्थल है पर्यटन में, ये सब आपको क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से एक बार सरसरी। नवीनतम रामसर स्थल कौन कौन सा है यहाँ पे आपको देखना है, मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। वियना सम्मेलन क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने कुछ देर पहले देखा, ये किससे संबंधित है, कब किया गया था, है ना। देखो यहाँ पे सब कुछ है ना, जो लाइन अभी मैं दिखाया था, अभी PYQs में ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, इसका उद्देश्य क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रश्न पूछा गया था, अभी आपने देखा। हरित गृह प्रभाव से क्वेश्चन पूछता है, आपने PYQs में देखा ना। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख वन्यजीव संस्थान इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, देखो ये अभी पूछा था ना, वियना कन्वेंशन पूछता है, जैविक विविधता कन्वेंशन पूछता है, कब हुआ था। इतना ही करना है, जो कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है शॉर्ट, है ना, और बाकी चीज़ें मैं आपको PYQs के थ्रू करवा ही दिया हूँ। तो ये आपके लिए जो सीरीज है ना रामबाण है ना भाई, इसके बिना एग्जाम अधूरा रह जाएगा, इसलिए इस सीरीज को पूरा करिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको शॉर्ट नोट्स देता हूँ, और साथ में अभी तक जितने भी बिहार के एग्जाम हुए हैं टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो यार उम्दा तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है और उस सब्जेक्ट में आज आप बोनाफाइड बन जाते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स को, और PYQs को एकदम पी जाइए, रट जाइए, है ना। ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ ये सारी चीज़ें, पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक हम लोग टॉपिक बोल रहा हूँ, अगला जो सेक्शन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो ज्योग्राफी आएगा। उसके बाद 1 to 1 सारे सब्जेक्ट में आपको इसी मंथ में पूरा करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।